हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के अगले चैप्टर को लेकर आए हैं। हम लोगों ने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया था। आज हम भारतीय संविधान में संविधान सभा की बात करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कब से मांग शुरू हुआ था और कब जाके इसका गठन किया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं आज हम भारतीय संविधान सभा यानी संविधान सभा का निर्माण कब से शुरू हुआ था। संविधान सभा का निर्माण की बात किया जाए तो सर्वप्रथम क्या हुआ था कि आप कह सकते हैं कि 1934 में एक नेता था, आप कह सकते हैं वाम दल का नेता M.N. राय के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। और 1934 में ही बात किया जाए, यह लिख सकते हैं उसके बाद 1934 में ही स्वराज दल, नाम सुने होंगे, स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग। यानी सबसे पहले M.N. राय के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। उसके बाद 1934 में स्वराज दल के द्वारा क्या किया गया कि संविधान सभा की गठन की मांग की गई। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा की गठन की मांग की गई। संविधान सभा गठन की आधिकारिक मांग प्रस्तुत की गई। यानी पहले सभी कोई भी बात उठाते थे, उसके बाद क्या करता था कि उसी बात को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एक ऐसा मंच था जिसके द्वारा सरकार को ये बात कही जाती थी। और इसी के तहत क्या हुआ था कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में गठन में क्या कहा गया इनके द्वारा कि वयस्क मताधिकार के द्वारा इसका निर्माण होना चाहिए। तो संविधान निर्माण में वयस्क मताधिकार की बात कही। इतना कहने के बाद अंग्रेजों के द्वारा ये क्या प्रतिक्रिया हुआ, तो अंग्रेज के द्वारा क्या किया कि ये जितना भी मांग था इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। यानी ब्रिटेन के द्वारा इसको सैद्धांतिक यानी सिद्धांत पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन सिद्धांत ऐसा माना कि ऐसा होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इसको स्वीकार किया तथा क्या किया कि 1940 में यही प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो 1940 में प्रस्तावित किया गया था। और इसके बाद आप हमको लिखाए थे आपको कि 1942 में, इससे पहले बताए थे कि क्रिप्स मिशन आई थी। क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा के निर्माण की
बात कही गई थी, जिसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो क्रिप्स मिशन आई और क्रिप्स मिशन में असफलता मिलने के कारण, यानी खास करके मुस्लिम लीगों ने इसका बहिष्कार किया और इसी बहिष्कार के कारण ये तो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। और इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। तो हम इसको साफ करने के बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या क्या बात कही गई थी। तो लिख सकते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का चर्चा जो है हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, लेकिन कुछ जो चर्चा बचा हुआ था उसको हम इसके द्वारा करेंगे, क्योंकि उस समय करना ठीक नहीं था। अब उसको कर रहे हैं चर्चा। तो क्या क्या प्रावधान था, यानी इसके द्वारा तो एक संविधान का निर्माण का प्रावधान किया गया था और साथ में यह भी कहा गया था कि इस संविधान में यानी ब्रिटिश भारत से लेकर देशी रियासत के साथ सभी जनता इसमें क्या हो सम्मिलित होगा, यानी अधिकांश वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें होनी चाहिए। तो इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रावधान थे जो किया जाना था। और क्या किया जाना था कि इसमें कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान, यानी संविधान सभा में वो व्यक्ति भाग ले सकते थे ना, यानी निर्वाचन किया जाना था। क्या किया जाना था? निर्वाचन किया जाना था और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाना था। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो नहीं पाया था। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान था और इसका जो निर्वाचन हुआ था इसे सभी जनता तो भाग नहीं लिया था, लेकिन एक निर्वाचन पद्धति है कि एकल हस्तांतरित संक्रमणीय पद्धति। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, यानी आप कह सकते हैं कि 10 लाख अनुपात एक सीट, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाना था। और इसका निर्वाचन कैसे होना था? एकल हस्तांतरित संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। इसी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किया जाता है। ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ये हम राष्ट्रपति चैप्टर में बताएंगे, तब तक ये जान लीजिए। लेकिन ये तो पूरी जनता इसमें सहयोग शामिल नहीं हुआ था, जिसके चलते हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ये पद्धति शामिल करी, लेकिन जो भी जनता भाग ली थी उसके द्वारा ये पद्धति अपनाई गई थी। उसके बाद क्या किया? इसके तहत 389 सीट होनी थी और 389 सीट में क्या क्या था? इसका विभाजन किया हुआ था। विभाजन आप कह सकते हैं कि विभाजन में ब्रिटिश प्रांत हो गया, ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत के लिए था 296 और देशी रियासत के लिए था 93 सीट। और ये कह सकते हैं कि देशी रियासत का चयन कैसे किया जाना था? मनोनयन के द्वारा, यानी देशी रियासत के जो भी राजा हैं जिसको भी मनोनयन के द्वारा इस संविधान सभा असेंबली में शामिल करना था उसको ये इसमें शामिल कर सकते हैं। ये संविधान सभा में शामिल होने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है कैबिनेट मिशन के द्वारा। और इसको 2 भागों में बांटा गया, यानी 296 के 2 भागों में बांटा गया। 296 में तो इसमें कहा गया कि आप 292 सीट कहाँ से होना चाहिए? 11 प्रांत से, जो उसमें 11 प्रांत थे। और 4 सीट जो है वो कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश था उसके लिए 4 सीट निर्धारित की गई थी। और इसमें था, एक तो हो गया दिल्ली, उसके बाद हो गया अजमेर और मारवाड़ साथ में था। अजमेर और मारवाड़ हो गया, उसके बाद हो गया कुर्ग हो गया, और उसके बाद हो गया
बालूचिस्तान। तो ये 4 जो क्षेत्र थे इसके लिए 4 सीट निर्धारित थी और सभी से 1-1 सीट निर्धारित की गई थी और 292 सीट 11 प्रांतों से ली जानी थी और देशी रियासत से 93 सीट था। यानी जनसंख्या के अनुसार इसका विभाजन किया गया था। और इस संविधान सभा में क्या किया गया था कि सभी क्या कह सकते हैं कि सभी समुदाय के जनसंख्या के अनुसार सीट का विभाजन किया गया था। यानी जिस समुदाय की भारत में जितनी जनसंख्या थी उसके अनुसार क्या क्या था, उसकी सीट की निर्धारण की गई थी। और निर्धारण करने के बाद आप कहें कि जनसंख्या जैसे मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के सीट निर्धारित की गई थी। और उसके बाद ये जो था इसका चुनाव होना था, यानी ब्रिटिश प्रांत का निर्वाचन होना था। अब देखते हैं निर्वाचन में क्या क्या हुआ। तो निर्वाचन किया गया जब, तो क्या हुआ कि 296 सीट में से कांग्रेस को 208 सीट मिला। 296 सीट में से कांग्रेस को 208 सीट। उसके बाद मुस्लिम लीग को मिला इसी में से 73 सीट। और अन्य की बात करते हैं तो अन्य को 15 सीट मिला, अन्य दल को 15 सीट मिला था। इस 296 के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, उसके बाद अन्य को 15 सीट मिला था। तो ये चुनाव होने के बाद, ये चुनाव कब हुआ था, यानी चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946। इसमें क्या हुआ था, इसका चुनाव हुआ था। हमें पिछले अध्याय में बताए थे कि अगस्त में ही 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या किया गया था कि ऐसा घोषणा किया गया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और बोला गया था उनके द्वारा 16 अगस्त को कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, यानी कैसे भी करके हम पाकिस्तान को लेकर रहेंगे, यानी भारत का विभाजन करा के भारत और पाकिस्तान में बांटना ही है। तो विभाजन बाद में होता है, तब तक ये विभाजन से पहले ये संख्या थी। और विभाजन के बाद यही संख्या यानी 296 की संख्या घट के कितना हो गया, 296 की संख्या घट के, या कह सकते हैं कि 389 की संख्या घट के, विभाजन के फलस्वरूप 389 बदल गया 299 सीट में। तो ये मूल रूप से कैबिनेट का प्रावधान था। इसके बाद कुछ और प्रावधान है, उसको भी हम देख लेते हैं इसको साफ करने के बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यविधि, यानी उनका कार्य कब से शुरू किया गया था इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप लिख लेंगे संविधान सभा की कार्यविधि। कार्यविधि में आप कह सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में, जिस समय ये बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष के रूप में यानी आप लिख सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे। और फ्रांस में ऐसा नियम है कि अगर कोई भी बैठक होती है तो उसमें
जो भी बुजुर्ग हो उसको ही वहाँ सभापति बना दिया जाता है। तो इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या किया गया था, अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष यानी तत्काल अध्यक्ष का प्रभार किसको दिया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी के 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई, यानी 9 के बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तब उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष में एच.सी. मुखर्जी और बाद में एक और व्यक्ति को चुना गया था, पी.टी. कृष्णामाचारी, यानी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यानी क्या, कैसे संविधान का निर्माण करना है। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग कैसे बनाया जाए ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए किस किस चीज़ की बिल्डिंग में व्यवस्था होना चाहिए, यानी आप घर बना रहे हैं तो घर में क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए वो तो बताएंगे तब ना, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। लेटरिन, बाथरूम, बेडरूम होना चाहिए, उसके बाद किचन होना चाहिए, अलग स्टडी रूम होना चाहिए, इसी प्रकार का विभाजन किया जाना चाहिए और क्या क्या जरूरी चीज़ है उसके बारे में बताना जरूरी था। तो पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था कि 1946 में, यानी 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था वो हम देख लेते हैं। देखने से पहले हम देख लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, यानी इतना तो हुआ था। उसके बाद सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से क्या किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या क्या थे उसको भी हम जानेंगे। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि सर बी.एन. राव जो अभी म्यांमार है उसके संविधान के निर्माण में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी ये भी भीमराव अंबेडकर के तरह बहुत जानकार व्यक्ति थे और भीमराव अंबेडकर ने भी इनको माना, क्योंकि जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उसके बाद अपने भाषण में सर बी.एन. राव का जिक्र करते हुए भीमराव अंबेडकर ने बताया कि उनका संविधान निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ये व्यक्ति ऐसे थे जो संविधान के निर्देशक यानी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो अब हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में बोला था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम जो जिक्र किया था वो था कि भारत एक संप्रभु गणतंत्र होगा।
जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा तथा लागू करेगा। यानी भारत एक गणतंत्र के रूप में होगा, उसके बाद स्वयं अपना संविधान बनाएगा भी और लागू करेगा भी। उसके बाद कहा गया कि संविधान के शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत भारतीय जनता होगी। यानी पूर्ण रूप से शक्ति किसके पास होगी? भारतीय जनता के पास होगी। और यह भी कहा कि भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। उसको अवसर और कानूनों की समानता दी जाएगी, कानूनों के समक्ष समानता दी जाएगी। उसके बाद कहा गया कि उनको, यहाँ से हम लिख लेते हैं, उनको भरमान, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म आदि की स्वतंत्रता मिलेगी। उसके बाद कहा गया उनके द्वारा कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जनजातीय समूह के सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। उसके बाद कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां इकाई के पास होगा। यानी जो अवशिष्ट शक्तियां का अर्थ हुआ कि जो जिसपे विधि बनाने की प्रभुता किसी के पास नहीं, यानी ना तो केंद्र के पास है ना ही प्रांत के पास है, वो किसके पास होगा? इकाई यानी प्रांत के पास होगा। लेकिन बाद में इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन उस समय ऐसा बोला गया कि किसके पास होगा अवशिष्ट शक्तियां? इकाई के पास होगा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में मूल रूप से ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के द्वारा स्वीकार किया गया था। और बाद में यही जो हम प्रस्तावना जब पढ़ते हैं, प्रस्तावना में इसी बात का जिक्र किया गया है, यानी अधिकतर चीज इसी से उठाया गया है। जो प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू किया, यानी बाद में संविधान में जोड़ा गया था। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद कुछ और प्रावधान है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में के संविधान में की बात किया जाए तो 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तो 3 महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या हुए हम देखते हैं। तो लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 3 बदलाव क्या क्या हुआ। तो एक तो बदलाव ऐसा हुआ कि भारत संप्रभु हो गया था। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव में पास किया गया था, यानी अब तो भारत संप्रभु हो गया था और वह अपना संविधान
किसी भी रूप में तैयार कर सकते थे। यानी इससे पहले ऐसा हो सकता था कि अंग्रेज का दबाव के द्वारा कुछ प्रावधान हटा दिए जा सकते थे, लेकिन संप्रभु होने के बाद भारत अपना संविधान किसी भी रूप में तैयार किया, यानी कोई भी प्रावधान लागू कर सकते थे। उनके ऊपर अंग्रेज का दबाव यानी ब्रिटिश का दबाव नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान के अलग होने से सीट की संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि जब तक आम निर्वाचन ना हो जाए, हो गया, तब तक संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। यानी एक तो काम हो ही गया कि क्या होना चाहिए कि संविधान निर्माण करना उसका काम था, और साथ साथ में वो विधायिका का भी काम करने लगी। तो ये महत्वपूर्ण 3 बदलाव हुए थे आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा में। यानी एक तो सीट संख्या घट गई थी, उसके बाद भारत को चलाने के लिए एक विधायिका की जरूरत है जो क्या करे, विधि बनावे। तो यानी विधायिका जब तक नहीं रहेगा तब तक देश का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो विधायिका का काम कौन करने लगा? संविधान सभा ही करने लगी। यानी कुछ दिन क्या करते थे कि विधायिका का काम, कुछ दिन संविधान निर्माण का काम करता था। उसके बाद ये जो संविधान था, संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में तैयार हुआ, दिनों में बनकर तैयार हुआ। इतना लंबा समय लग गया, यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में यह बनकर तैयार हुआ। और इसके द्वारा संविधान निर्माण के द्वारा संविधान में 3 वाचन हुआ था। 3 बार वाचन का अर्थ होता है 3 बार चर्चा हुई थी महत्वपूर्ण रूप से। तो 3 तो पहला जो वाचन हुआ था, यानी आप फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, तो फर्स्ट का वाचन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 1948 की बात हो रही है। 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक ये फर्स्ट वाचन हुआ। दूसरा वाचन जो हुआ था ये 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। उसके बाद तीसरा जो वाचन हुआ था, तीसरा वाचन आप ले सकते हैं कि 14 नवंबर से 26 नवंबर, ये भी 1949 और ये भी 1949। तो यानी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 हुआ। उसके बाद 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर यानी 48 से शुरू हुआ था 49 तक, ये द्वितीय वाचन था। और तृतीय वाचन इस समय हुई थी। तो कुछ समितियां हैं, उसका जो वीडियो है, यानी आप PDF की बात करते हैं, तो इसी वीडियो के साथ हम जारी कर ले रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर संविधान की विशेषता के रूप में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।